गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं डीएस कश्यप आपके अपने प्लेटफॉर्म डीएसपी मैथ्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड और उसमें अपना टॉपिक चल रहा था मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट आपका खत्म हो चुका है। उसमें जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बच रहा था वो भी खत्म हो चुका है। अब अपने बच्चे हैं पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इनको अपन करते हैं पीवाईज को। अब आप लोग देखोगे कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आ रहे हैं, कितने सिंपल आ रहे हैं, कितने टफ आ रहे हैं, कितने मीडियम आ रहे हैं। अभी तक तो आपने थ्योरी की थी, थ्योरी के साथ में जो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो किए थे। बाकी अब अपन इसकी पूरे पीवाईक्यू करेंगे। आरपीएससी सेकंड ग्रेड करेंगे, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड करेंगे, एस्टेट करेंगे, केबीएस करेंगे, एनबीएस करेंगे, एसीए वगैरह जो भी अच्छी वैकेंसी है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट अपने काम की, वो सारा पीवाईक्यूज अपन यहाँ करने वाले हैं। तो अपन सबसे पहले कर रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और अपने जो अब तक के क्वेश्चन पेपर हुए हैं आरपीएससी ने जो कराए हैं वो 2010 से 2024 तक के लेंगे अपन, है ना। ठीक है, 2010 से 2024 के बीच में। और आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड में अपना जो नॉर्मल है वो और जो संस्कृत डिपार्टमेंट है वो दोनों लेंगे सेकंड ग्रेड के अंदर। आरपीएससी दोनों को करवाती है तो अपन दोनों क्वेश्चन एक साथ लेंगे, है ना। अब अपन पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। 2010 से अपन स्टार्ट करते हैं और कहां तक बढ़ेंगे 2024 तक। धीरे धीरे पहले पुराने पेपर फिर नए पेपर करेंगे, है ना, ताकि आप लोगों को भी लेवल का पता चलता रहे कि पहले कैसे आता था और अब क्वेश्चंस का पैटर्न कैसे बदल गया है। तो देखो आप लोग करो इसको। कैसे कर सकते हो, क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर ए बराबर ये, बी बराबर ये, सी बराबर ये है। हमसे पूछा है 5a माइनस का 3b प्लस 2c बराबर क्या होगा, ये पूछा है। अब आप लोगों को ये भी देखना है कि अपन यहाँ छोटी छोटी कैलकुलेशन तो करने नहीं है। अपन बैठ रहे हैं सेकंड ग्रेड की फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी के अंदर, तो कैलकुलेशन अपनी आधी से ज्यादा तो अपने माइंड के अंदर होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना। तो माइंड के अंदर कैलकुलेशन होगी तभी अपनी स्पीड हो पाएगी। जबकि अपने 2022 का पेपर देखा होगा सेकंड ग्रेड का, कितना टफ आया था और कितना लेंथी भी था। यदि किसी की कैलकुलेशन अच्छी है और अच्छी उसकी पकड़ है मैथ के अंदर तो वो क्वेश्चन वो अच्छा से कर पाया है। बाकी आप लोगों को देखा ही होगा, आप लोगों को पता ही होगा कि कैसा क्या हुआ था उसके अंदर। तो क्या करना है देखो, अब यहाँ ये तो करके दिखाना नहीं है कि 5 को ए से गुणा करो फिर इनको करो इनको करो। यहाँ सीधा देखो, ए किससे गुणा हो रहा है 5 से, तो इसको क्या करो, इससे ये 5 से गुणा होगा। देखो बी किससे गुणा हो रहा है 3 से, तो बी को 3 से गुणा करो, ये 3 हो गया। और सी गुणा हो रहा है 2 से, इस तरीके से। तो मैं पहले सीधा डायरेक्ट यहाँ गुणा करता हूँ। इसको गुणा किया 5 से तो 5 एकम 5 हो गया। इसको गुणा किया इससे, किससे गुणा किया इससे, तो ये हो गया -3। लेकिन मुझे घटाना है इसमें से, तो 5 में से माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। और यहाँ तो क्या है 0 है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इतना तो पता चल गया कि मुझे इस जगह पर होने वाला है वो क्या होगा 8 होगा। क्या होगा 8 होगा। इसका मतलब मैं इसको हटा दूंगा, इसका मतलब मैं इसको हटा दूंगा। इसको देखो, अब देखो ये गुणा होगा किससे 5 से, तो 5 दूनी के 10 माइनस इसको गुणा करो 3 से, तो 4 दूनी 8, 4 तिया के 12। अब 10 में से क्या जाएगा, ये किसका है माइनस का 10 है, ये किसका है ये माइनस का 10। और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा -12। तो माइनस का 10 और माइनस का 12 -22, -22 हो जाएगा। जोड़ना है अपन को 2c, तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो माइनस का 22 प्लस 2 -20, तो -20 आएगा यहाँ पर। देखो इसमें आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। आंसर कौन होगा, ये होगा। देखो कितना सिंपल तरीके से अपन ने इसको कर दिया। ऐसे क्वेश्चन करने हैं आपको एग्जाम के अंदर। सीधी कैलकुलेशन अपने दिमाग के अंदर होनी चाहिए। ऐसे नहीं करना कि सर 5 को पहले इससे गुणा किया फिर -5 गुणा किया फिर 3 का किया, ऐसे नहीं करना है, वरना आपकी कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना y प्लस जेड एक्स, ये दे रखा है अपन को, इसका डिटरमिनेंट पूछा है। क्या पूछा है इसने, डिटरमिनेंट पूछा है। क्या पूछा है, डिटरमिनेंट। तो कैसे निकालोगे, अब देखने पर तो देखो कितना भारी भरकम क्वेश्चन लग रहा है, पता नहीं क्या दे रखा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे कैसे सॉल्व नहीं करेंगे। तो एक काम करो, इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो ये है कि इसका जनरल मेथड, दूसरा ये है कि कुछ तिकड़म विधि लगा के अपन इसको सॉल्व करें,
तिकड़म विधि का मतलब देखो, यहाँ बाई प्लस जेड है, अगर बाई प्लस जेड को मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा तो इसको गुणा करके इससे गुणा करूंगा, मतलब ये कितने घात का होगा, ये मुझे पता है, ये इससे गुणा होगा यानी ये 2 घात का हो जाएगा, और एक यहाँ से गुणा होगा यानी 3 घात का हो जाएगा। यानी कि मुझे दिखाई दे रहा है कि जो आंसर में होगा वो कोई कोई 3 घात का ही होगा। यहाँ देखो, एक्स वाई जेड ये 3 घात है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये 3 घात नहीं है, अरे नहीं है ना 3 घात, ये 6 घात का हो गया, ये भी 3 घात है, ये भी 3 घात है, मतलब मेरा आंसर जो होगा या तो ये होगा चाहे या ये होगा, यानी ए और सी में से होने वाला है। किस में से होने वाला है? ए और सी में से होने वाला है। ये देखो क्वेश्चन करने के तरीके हैं, आप किस तरीके से कर रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ये डिपेंड करता है, तो मैं सबको बता रहा हूं। अब ये क्या आ गया हमारे पास में, एक्स बाई, या तो ये होगा या ये होगा। अब क्या करते हैं, दूसरा तरीका क्या है कि एक्स बाई और जेड का मान रख लो। मान लीजिए मैंने एक्स का मान 1 रखा, बाई का मान 2 रखा और जेड का मान 3 रखा। क्या मान रख लिया मैंने? एक्स बाई और जेड के मान रख लिए। एक्स बाई जेड का मान रख लिया, मतलब बाई प्लस जेड कितना हो गया? 5 हो गया। एक्स का मान कितना? 1, एक्स का मान 1 हो गया। बाई का मान कितना है? 2। यहाँ जेड प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 4। बाई कितना हो जाएगा? 2। यहाँ जेड, जेड का मान कितना है? 3। जेड का मान कितना? 3। एक्स प्लस बाई, एक्स प्लस बाई, एक्स प्लस बाई कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट निकालो। जब इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो कितना हो जाएगा? देखो 5 गुना 4 दूनी 8, 4 तिया की 12, 12 में से कितना जाएगा? 6, 12 में से 6 जाएगा तो 6, 6 पिंजू 30 माइनस इसका देखो 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, ये तो हो गया 0। इससे करोगे 3 दूनी के 6 और माइनस का 12 यानी कि माइनस का 6, माइनस का 6, यानी इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो कितना आएगा? 24 आएगा। तो इसका चेक करो, इसका चेक करो, इसका एक्स वाई जेड का मान क्या रखा? 3 दूनी के 6, यानी कि यहाँ क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। यहाँ चेक करो, देखो यहाँ भी चेक होगा नहीं, एक्स स्क्वायर यानी 1, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और 9 का गुणा करो 4 से, ये भी नहीं होगा, अरे नहीं होगा ना ये भी भाई। जेड का स्क्वायर किया तो 9, 2 का स्क्वायर किया 4, 9 इंटू 9 2 3 18 30 कितना हो जाएगा? ये 36 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 गुणा 36, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसको गुणा करो, 3 दूनी के 6 और 1 6, 6 को 4 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 24। यानी आंसर क्या होगा अपना? ये भी नहीं होगा तो आंसर क्या होगा अपना? ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना कैसे हुआ? यानी कुछ नहीं है, एक्स वाई जेड का कुछ भी मान, अरे भाई एक्स वाई जेड के लिए है तो किसी एक मान के लिए भी तो सबके लिए सेटिस्फाइड, किसी एक मान के लिए भी तो सेटिस्फाई होगा ना। एक्स वाई जेड का मान रख लो, इसका डिटरमिनेंट निकाल लो और ऑप्शन से चेक कर लो, सीधा ही हो जाएगा। अब क्यों माथापूरी करने की बाई प्लस जेड का? इसका जनरल मेथड से इसको सॉल्व करें, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको जोड़ो। अगर ऐसा भी करना चाहो तो देखो, इसमें से इसको जोड़ दोगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, और क्या होगा? इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब एक क्रिटिकल कंडीशंस बनेगी, बहुत टफ बन जाएगा, और वो आप एग्जाम में भी नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से करना है आप लोगों को एग्जाम के अंदर। दूसरा, ये देखो, ये सारणी का मान निकालना है, तो ये सारणी का मान निकालना है तो इसको अपन वही देखो, एक बार घात वाली उससे देखें, ये इसको और इसको गुणा करोगे तो इस क्या आएगा? 2 आएगा, और 2 1 से गुणा का मतलब 3 घात का होगा, कोई भी आंसर होगा। ए बी सी एक घात है, यहाँ एक घात है, यहाँ 2 घात है, यहाँ 3 घात है, मतलब मेरा आंसर ये हो सकता है। क्या हो सकता है? ये आंसर हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? ये हो सकता है। अब अपन इसको दूसरे उससे तरीके से चेक करते हैं। ए का मान मैंने रख लिया, मान लीजिए 0 रख लिया, बी का मान रख लिया 1 रख लिया, और सी का मान 2 रख लिया। तो इसका डिटरमिनेंट निकालो। पहले यहां देखो, 2 और 1 3, इसका मान तो हो गया 3, इसका मान क्या होगा? 3 दूनी के 6, इसका मान क्या हो गया? 3 का पावर 3 यानी 27, और इसका मान कितना हो गया? 3 का वर्ग 9, 9 दूनी के 18, ये तो होगा इतना।
अब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। देखो a माइनस बी माइनस सी, ए कर दो 3, यानी 0 में से 3 गया, माइनस का 3। 2a क्या है 0, 2a क्या है 0। 2b क्या है 2 हो जाएगा, b बराबर 1 है, यहाँ b माइनस सी माइनस ए, सी और a कितना हो रहा है 2, यानी 1 में से 2 गया, माइनस का 1। 2b कितना हो जाएगा 2। इसी तरीके से क्या है यहाँ पर 2c का मान कितना है, यानी कि ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, c माइनस 1, 2 में से 1 गया तो 1। इसका डिटरमिनेंट निकालना है। देखो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, माइनस का 3, 1 है ना ये, देखो माइनस का 1 और 4 दूनी के 8, माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 8 और एक माइनस का 1, माइनस का 9, और ये ऑलरेडी है कितना, यानी माइनस का 3 और माइनस का 9 कितना हो गया 27। जो 27 होगा वही अपना आंसर होगा, तो अपना आंसर क्या हो गया, ये हो गया। यानी ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो कौन होगा, 2 होगा। ठीक है, इस तरीके से अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आगे देखो, इसका क्या निकालना है अपन को, ट्रेस निकालना है। ट्रेस क्या होता है, क्या होता है ट्रेस, बताया था आप लोगों को, थ्योरी पढ़ाई थी तब। ट्रेस होता है जो प्रिंसिपल डायगोनल है उनका योग होता है। ट्रेस क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल का योग होता है। मान लीजिए a1 प्लस a2, या हम कह सकते हैं ट्रेस ऑफ a11 प्लस a22 प्लस a33, यही होता है ट्रेस, यही होता है ना। तो इनका योग करो, देखो 5 और 2 माइनस का 3, या सॉरी प्लस का 3, प्लस का 3 और 7 10, ये आंसर हो गया। अच्छा ये भी नहीं हुआ, ये हो गया ना डी ऑप्शन, ये होगा आंसर। क्वेश्चन का 4 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे, आगे है देखो 2010 के क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए। अच्छा 2011 का भी ये भी आ गया। 2010 तो अपने यही कंप्लीट हो गया ना, अब 2011 के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। 2011 के क्वेश्चन, 2011 का क्वेश्चन ये तो अपन ने कर लिया। ये देखो इसका मान निकालना है। देखो वो घात वाली टर्म देखते हैं अपन, तो कितनी होगी, 2 घात होगी, ये लेकिन यहाँ 0 आ गया, तो अपन को चेक करना पड़ेगा। 0 से, 0 थोड़ा दिक्कत कर सकता है ना, तो करो। कुछ दिखाई दे रहा है क्या, देखो मुझे एक चीज दिखाई दे रही है कि ये 1 1 है, ये ए बी सी है, ये बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी। दो तरीके हैं, या तो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, या मुझे एक दिखाई दे रही है कि यदि इसको मैं इसमें ऐड कर दूं, इसको मैं इसमें ऐड कर दूं, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए बी सी और ए बी सी। या आप लोग एक काम करो, ए बी सी का मान कुछ रख लो, ए बी सी का मान कुछ भी रख लो। ये रख लेता हूं मैं ना, अगर ये रखा है तो 1 1 1, ए बी सी का मान क्या हो गया 0 1 2, और ये क्या हो जाएगा बी सी मतलब 3, सी ए मतलब 2, और ए बी मतलब 1, यही होगा। और इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, देखो इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा 2 1 और माइनस का 4, यानी माइनस का 3, और ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1 प्लस का 3, यानी कि 0। देखो डायरेक्ट ही हो गया 0, ये आ गया सीधा ही, क्या आ गया आंसर, ये आ गया डी। दूसरा तरीका और कौन सा है, दूसरा तरीका देखो, इसको इसमें ऐड किया, इसका मतलब 1 1 1, इसको इसमें ऐड किया, मतलब C1 को क्या किया अपन ने C3 में, C3 में क्या ऐड किया, C2 ऐड किया, तो ये क्या हो जाएगा ए बी सी, और ये क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। देखो ये a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ये भी a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और ये भी a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, अब यहां से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लो, a प्लस बी प्लस सी क्या लिया, कॉमन लिया, a प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 1 1 1, ये हो जाएगा ए बी सी, और ये हो जाएगा 1 1 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब देखो दो रो समान है,
या दो कॉलम समान है, और जब भी दो रो या दो कॉलम समान हो जाता है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है? जीरो होता है। जब भी दो कॉलम या दो रो समान होता है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है? जीरो होता है। प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट की। आगे देखो, आगे है अपना ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का है। किसका है ये? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है, यहां से एक क्वेश्चन। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे, क्या देखो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। ये किसका है? डिटरमिनेंट का है। ये किसका है? सारणी किसका है? मैट्रिक्स का है। तो मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सबसे क्वेश्चन आता है। एक एक दो दो क्वेश्चन सबसे आता है। और जहां तक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से एक क्वेश्चन फिक्स है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो अपन को ये दे रखा है समीकरण निकाय, और हमको दे रखा है कि हल कैसे है? अद्वितीय है। हल कैसा है? अद्वितीय है, यूनिक सॉल्यूशन है। और जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है तो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होता है। यही कंडीशन होती है। और यही पढ़ा था अपन ने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर, यही पढ़ा था ना। तुम अपन इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो अपना टाइम कैसे बचाते हैं, टाइम कैसे बचाना चाहिए इसको देखो। इन सबको मैं लिखूंगा एक तरीके से डिटरमिनेंट के रूप में लिखूंगा। क्यों ना तुमको मालूम है कि यहाँ वन वन लिखूंगा, यहाँ टू वन माइनस वन लिखूंगा, यहाँ थ्री टू और यहाँ के लिखूंगा। ऐसा करो ना, डायरेक्ट यहीं से जो चीज लिखनी है डायरेक्ट उसी का जो काम करना है वही काम कर दो। देखो वन, इसको गुणा करना है के से तो के से गुणा किया। इसको गुणा करना है ये हो जाएगा माइनस का दो, ये हो जाएगा माइनस का वन। इसको गुणा करना तो ये हो जाएगा टू के। इसको गुणा करोगे इससे तो ये हो जाएगा माइनस का तीन प्लस का वन। ये गुणा हो जाएगा इससे तो चार, और ये गुणा होगा इससे तो माइनस का तीन। डिटरमिनेंट ही तो निकालना है, और ये किसके बराबर नहीं है? नॉट इक्वल टू जीरो के। देखो के और टू के, माइनस का के हो गया। क्या हो गया? माइनस का के। माइनस का दो प्लस का तीन, एक बच गया, और यहाँ एक ये रहा, यानी क्या आ गया? जीरो आ गया। इसका मतलब के बराबर क्या हो गया? जीरो हो गया। मान क्या आ गया? ये हो गया आंसर। अपना आंसर क्या हो गया? बी हो गया। समझ में आया कि इतना? अपना आंसर क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है? अरे ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करना है। अब यदि देखो, ये तो अपना शॉर्ट मेथड है बिल्कुल ही, है ना। अब अपन इसको करना चाहते तो वैसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में क्या करते हैं अपन? इन सबको जमाते हैं। कैसे जमाते हैं? इसी तरीके से तो करते हैं अपन। इसको वन वन वन, और ये दो, ये एक, ये माइनस एक, ये तीन, तीन, ये दो, और ये के, और ये चार। ये अपनी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होती थी कि नहीं होती थी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स? अब अपन को क्या करना होता है? इनको 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 जीरो बनाना होता है, यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनानी होती है अपन को। यही बनानी होती है ना। तो अपन को इसका डिटरमिनेंट निकालना। देखो यूनिक सॉल्यूशन के लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं अपन? यूनिक सॉल्यूशन के लिए अपना क्या होता है? डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है? तो अपन इसका डिटरमिनेंट चेक करते हैं। इसका डिटरमिनेंट चेक करते थे। वन वन वन, दो। अरे इसका लफड़ा क्यों पाड़ो, जब अपन को पता है इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है। मैं इसका जीरो करूंगा, इसको घटाऊंगा, जोड़ूंगा। इससे बढ़िया है कि सीधा इसी का डिटरमिनेंट। इससे तो मुझे मतलब है नहीं, क्योंकि मुझे मतलब किससे है? केवल इससे मतलब। समझ में आया ना? इससे मुझे मतलब कब होता? जब कोई भी वैल्यू दे रखी होती, जैसे अपन ने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर किया था, अल्फा और म्यू दे रखा था, तो वहां से अपन को म्यू भी पूछ लिया कि अगर म्यू भी क्या हो सकता है, तो म्यू पूरा पूरा क्या हो गया था? रियल नंबर हो गया था। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। जब अपन का कोई इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा या इस तरीके का है, तब अपन ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी क्वेश्चंस के साथ साथ समझ लेंगे। इसमें क्वेश्चंस करने का क्या फायदा होगा कि आपकी जो थ्योरी है ना वो कंप्लीट रिवाइज हो जाएगी यहाँ पर। समझ में आया? तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। समझ में आ गई ना? अरे समझ में आया? तो क्या करना है आप लोगों को? इसका डिटरमिनेंट निकालना है। बाकी जो ये डिटरमिनेंट निकालना है, और इस डिटरमिनेंट को अपन क्या कर चुके हैं? निकाल चुके हैं। और ये डिटरमिनेंट क्या आना चाहिए? नॉट इक्वल टू
जीरो। तो यहां से अपन निकाल चुके हैं, तो क्या आ गया अपना के नॉट इक्वल टू जीरो आ गया। अच्छा, यहाँ के नॉट इक्वल टू जीरो है भैया ना। के नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये होगा आंसर। समझ में आ गई। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। बाकी अपन सारे क्वेश्चंस करेंगे। अभी तो अपन ने केवल दो पेपर लिए हैं, कौन कौन से, 2010 का और 2011 का पेपर। उसके बाद में अपन 13 का भी लेंगे, और जो 15-16 में हुआ है उसको भी लेंगे, 18 का लेंगे, 20 का लेंगे। इस तरीके से अपन सारे के सारे पेपर्स लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद। बाकी आप लोग समझदार हो, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो, कहने की जरूरत नहीं पड़े भाई। इससे क्या है, हमारा मोटिवेशन बनता रहे, ताकि आप लोगों को अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आए। और कंटेंट में इसमें कोई कमी है नहीं, बिल्कुल एकदम प्योर है, अच्छा है, सॉलिड है। ओके, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफ़ी। बाकी मस्त रहें, स्वस्थ रहें, छोटे बड़ों के साथ में प्यार बांटते रहें।